अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, हुक्मरान इत्तेहाद 1 माह 3 दिन गुजरने के बावजूद 26वीं आईनी तरमीम मुतफ़िका तौर के पर मंजूर करवाने में ताहाल कामयाब नहीं हो सका। हर गुजरते दिन के साथ बेपनाह कोशिशें हुई। हुक्मरान इत्तेहाद का जो सबसे बड़ा टारगेट था कि मौलाना फजलुर रहमान को इस तरमीम के ऊपर न सिर्फ कायल किया जाए बल्कि उसके साथ साथ ये मुल्क की तारीख की एक अहम तरीन आनी तरमीम होने जा रही है। लिहाजा ज़रूरी है कि अगर आने वाले दिनों में सियासी इस्तेहकाम हासिल करना है और मुल्क को एक बेहतरीन डायरेक्शन पर चलाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इन तरमीम के ऊपर कायल किया जाए। बहुत से कोशिशें हुई, अगरचे हुक्मरान इत्तेहाद के ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ामात भी आयद होते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, और इवन आज तो जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ये सेनेट में आवाज़ बुलंद कर दी कि उनके अरकान को अगवा किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत इन इल्ज़ामात की तरदीद करती रही और ये इस बात के अज़म का इजहार करती रही कि हम तो इत्तफ़ाक़ी राय कायम करना चाहते हैं। पार्लिमानी कमेटी भी बनी, वहाँ से अनाउंसमेंट हुई कि इत्तफ़ाक़ी राय हो गया। अचानक वफाकी काबीना का इजलास भी तलब किया गया, लेकिन उसके बावजूद 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा वफाकी काबीना से मंजूर ना हो सका, जिसके नतीजे में अब कल दोबारा वफाकी काबीना का इजलास भी होगा और उसके साथ साथ सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी बुलाए गए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज जब सानह कारसाज की बरसी के ऊपर बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे थे, वो बिलावल भुट्टो जिन्होंने इस आईनी तरमीम के ऊपर सबसे लीडिंग रोल प्ले किया है, बहुत क्लैरिटी के साथ और हाईली एग्रेसिव रोल उन्होंने प्ले किया। आज उन्होंने आखिरी दफ़ा कहा है कि मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, मेरी बात पर तवज्जो दीजिए, हम अक्सरियत के साथ भी इस तरमीम को कर लेंगे, लेकिन हम इत्तफाकी राय चाहते हैं और उस इत्तफाकी राय को कायम करने के लिए एक आखिरी कोशिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के घर के ऊपर हुक्मरान जमात का एक वफद पहुंच चुका है और बिलावल भुट्टो भी आज रात मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचेंगे। ये मामला तो अपनी जानिब, इस मौजू के ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज बड़ी डेवलपमेंट हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी सबकी नजरें जमी हुई थी, लेकिन उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दोबारा एक वजाहत आ गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक लिखे गए खत के ऊपर, जिसमें कहा गया कि 12 जुलाई का फैसला तब्दील नहीं हो सकता, भले पार्लियामेंट एक कानून ले आए, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा और उसके बाद सूरत हाल यकसर तौर के ऊपर अगेन बदलती हुई दिखाई दी। ये कितना बड़ी परेशानी का मामला है और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब सुप्रीम कोर्ट की इस दूसरी वजाहत पर अमल करेगा या स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के खत को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट की सुपरमेसी को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ेगा? इसके ऊपर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तस्दीकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हाफिज एहसान खोखर साहब। खोखर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खोखर साहब, आईनी तरमीम का सिलसिला जारी है, 1 माह से सियासी गहमा गहमी जारी है, बैठकों का सिलसिला जारी है, लेकिन इत्तफाक़ी राय कायम नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ा मामला कि क्या हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी है कि नहीं, यही सवाल है। और हुकूमत इस सवाल का जवाब देने के लिए वो सारा इन्हिसार करती है मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक। इलेक्शन कमीशन ने कुछ तैयारी की, लेकिन आज दोबारा वजाहत आ गई। अब आपको कानून की रोशनी में इस मामले का क्या हल दिखाई दे रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइंदा 1-2 रोज के अंदर मखसूस नशिस्तों का स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर सिंध असम्बली के खतूत की रोशनी में कोई फैसला कर सकता है, या वो खामोशी इख्तियार करेगा कि कोई और जाए और सुप्रीम कोर्ट से कोई वजाहत लेके आए? क्या फील होता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, आपका शुक्रिया। आपने अपने इंट्रो के अंदर बहुत सारी चीजें जो है उनकी तरफ इशारा किए है, लेकिन बुनियादी अगर सारी चीज को देखा जाए तो ये 2 चीजें हैं। एक ये है कि जो पाकिस्तान के जस्टिस या जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड है, और दूसरा जो रिजर्व सीट्स का मामला है उस तरफ है। अगर पहले की तरफ चला जाए तो पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे ऑपोजिशन के अंदर है, चाहे ट्रेजरी के अंदर है, चाहे जस्टिस सेक्टर से लोग हैं या बार एसोसिएशन जो है, वो हमेशा से 5 चीजों के ऊपर रही हैं और ये भी 5 चीजें जो है अभी होने जा रही हैं। नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बेहतर होना चाहिए। मेरा चीफ जस्टिस, आपका चीफ जस्टिस, मेरा जज आपके जज से हमें निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो जजेस की अकाउंटेबिलिटी का निजाम है उसको बेहतर होना चाहिए, और सिर्फ फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट नहीं होना चाहिए बल्कि इंटेलेक्चुअल मिसकॉन्डक्ट या परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए, और उसके साथ जुडिशरी की परफॉर्मेंस बेहतर आए। तीसरा उस चीज के अंदर यह है कि जो एक इम्बैलेंस हुआ है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सर्टेन फैसलों की वजह से, जो पार्लियामेंट आपका एक मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो परफॉर्म करता है, उस इम्बैलेंस को खत्म किया जाए कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स जो है गाहे बगाहे जो है अपनी जुरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 175(2) के अंदर है उसको एक्सीड करती हैं, और उस एक्सीड करने के बाद जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी
ये सेपरेशन ऑफ पावर का एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि जिसके अंदर पार्लियामेंट का हर शख्स बैठ के कहता है कि हमें इस इम्बैलेंस को ठीक करना चाहिए। और चौथा उस चीज के अंदर हाफिज ये है साहब, कि जो एक ये आपका लाखों बड़ा केसेस वैलिड जो पॉइंट है है, इसके साथ थोड़ा सुप्रीम ऐड कोर्ट। कर लें, ऐड कर लें। बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। सब जमातें चाहती हैं कि अदालती इस्लाहात हों, लेकिन माजरा ये है कि जब आइन को रीराइट कर दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा उनके पास जाए कि आपने इंटरप्रिटेशन की, आपने गलत फैसला दिया, अपने ही माजी के फुल कोर्ट के फैसलों की आपने खिलाफ वर्जी की है, लेकिन फिर भी वो 8 रुकनी बेंच अगर मानने को तैयार नहीं है, तो फिर क्यों आपको ये कोई आईनी क्लैश दिखाई देता है? या इलेक्शन कमीशन इन मखसूस नशिस्तों को नोटिफाई कर सकता है? इस वजाहत का मामला ये कैसे हल होगा आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन की रोशनी में? बट सर मैं उधर ही आ रहा था, लेकिन फाइनली मैं एक सिर्फ कह के फिर मैं इधर आ जाता हूँ। और वो आखिरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लाखों केसेस 25 लाख से ज्यादा पड़ा हुआ है, और जिसके अंदर एक आम आदमी जो है इस सारी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी की वजह से इफेक्ट हो रहा है हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जी। उसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि इससे चीजें जो है वो डिसफंक्शनल जो हुई हुई हैं उनको फंक्शनल किया जाए। और उसके लिए सर्टेन प्रपोजल्स ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से स्टार्ट होता था। जी। अब अगर देखा जाए तो चाहे आप ट्रेजरी के अंदर है, गवर्नमेंट के अंदर है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज की यही डिमांड थी और अभी भी है, लेकिन अब इसलिए इत्तेफाक नहीं हो रहा क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को नहीं चाहती या मानती नहीं है। और स्पेशली पीटीआई जो है कि अगर हमने इस कंसेंसस के अंदर चले गए तो हमारा जो एक नैरेटिव है पार्लियामेंट के मुतालिक फॉर्म 45 या 47 या उनके लीडर्स जेल के अंदर है, तो उनसे ये लगेगा कि शायद हम कंप्रोमाइज करें। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आज पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर होती जी। तो यही वो अमेंडमेंट्स लेके आती जो इस वक्त गवर्नमेंट लेके आई है। लेकिन तो इस हाफिज साहब, अमेंडमेंट के इसका अंदर जो मतलब है कि बुनियादी कौमी चीज होनी मफाद चाहिए के थी। ऊपर जाती और पार्टी मफाद को तरजीह दी जा रही है। लेकिन सर माजरा यही है जो हम जानना चाहते हैं, एक लॉ के स्टूडेंट के तौर के ऊपर हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि जहां पर पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसलों का हवाला दे रहा है कि अगर कानून में तरमीम हो जाए तो फिर उसको फॉलो करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी अब गुम गू की कैफियत से दो चार है। कानूनी रास्ता है क्या मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर? इलेक्शन कमीशन अब कैसे आगे बढ़ सकता है? अच्छा, अब भट्टी साहब आपके इस तरफ आ जाते हैं। अब ये है कि जो 22 फरवरी 2022 से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है इन रिजर्व सीट्स के अंदर, वो अनप्रेसिडेंटली अब तक चल रही है। ये कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस प्रोसेस के अंदर ना हिस्सा लिया, ना उसने क्लेम किया, ना वो इलेक्शन कमीशन में गई, ना वो हाई कोर्ट गई, ना वो सुप्रीम कोर्ट गई, जी बिल्कुल। उसकी फेवर के अंदर 12 जुलाई को एक फैसला आता है। और 1947 से लेके 2024 तक पाकिस्तान का कोई एक ऐसा केस नहीं है जिसके ऊपर अब तक 12 फैसले आ चुके हैं जी। और उसका रिव्यू आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। और 12 फैसलों के अंदर इन जजेस की आपस के अंदर ऑब्जर्वेशन इस हद तक आई हुई है कि जो अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान के अंदर, कि एक तरफ एक्सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन है, दूसरी तरफ आर्टिकल 189 के नीचे मानने की ना बात है, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि ये जो जजेस हैं ये कौन होते हैं कि हमारी इस इंप्लीमेंटेशन को रोकने वाले। अब अगली चीज जो है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है ये क्लैरिफिकेशन जो आई है। अब अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ गया है 76 साल के अंदर, कोई ऐसा लॉ जो है उसका प्रोस्पेक्टिविटी या रिट्रोस्पेक्टिविटी या वायरीज जो है उसका सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती जितनी देर तक एक पिटीशन की सूरत के अंदर ना आए, ओके। फेडरेशन को या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ठीक। सेक्शन 27A का नोटिस जो है वो जारी न किया जाए, ठीक। पार्टीज को सुना न जाए और उसके बाद जाके एक फैसला किया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि 12 जुलाई से जो मामला आगे चला हुआ है वो जी। सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे नहीं चल रहा, बल्कि उसके अंदर कोई और चीजें चल रही हैं जिसके अंदर एक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश जो है वो सिचुएशन नजर आ रही है बिटवीन द जुडिशरी एंड बिटवीन द पार्लियामेंट। और उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है एक सैंडविच बन गया है कि एक तरफ आपकी सुप्रीम कोर्ट है और वो 8 मेंबर्स बेंच जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को भी फॉलो नहीं कर रहे, वो चीफ जस्टिस की अथॉरिटी जो है उसको भी मान नहीं रहे, और इंडिपेंडेंटली वो एक फैसले कर रहे हैं, हियरिंग भी नहीं कर रहे, नोटिस भी नहीं इशू कर रहे, पार्टीज को भी नहीं बुला रहे, बेंच भी यहाँ पे नहीं है। अच्छा नहीं हाफिज साहब, ये बताएं कि ये सारी सूरत हाल जो है ये तो सारी कौम के सामने है ना। फैसले को आप सब ये बता दें जरा नाजरीन को कि इस वक्त जिस कैफियत का शिकार है इलेक्शन कमीशन, अब वो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें कह रही है कि 12 जुलाई का जो फैसला है उस पर अमल करें, अब एक तरफ जो है कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, सिंध असम्बली के स्पीकर हैं और पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, अब वो अगर ये बात मानते हैं, उनको जो आइन के बनाने वाले हैं स्पीकर है ईवान के, वो जो कस्टोडियन है वो कह रहे हैं
अब जो स्पीकर है वो किस बात का पाबंद है, आप क्या समझते हैं? आईनी तौर पर वो स्पीकर की बात को अवलियत दे या सुप्रीम कोर्ट की जो वजाहत आई है उसको अवलियत दे? देखिए, इलेक्शन कमिश्नर की आप देखें कि आर्टिकल 189 जो है या 189 ये कहता है कि आपने सिर्फ वही ऑर्डर जो है करना है जो लॉफुल है, जी जो जी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे लगा हुआ है। अब उसके अंदर आप ये देखिए, वही तो डिलेमा आया हुआ है कि इंस्टीट्यूशन रिस्पेक्ट भट्टी साहब बड़ी अब इंपॉर्टेंट हो जी गई है। डेफिनेटली। हम किस तरह खुल्लम खुल्ला कह दें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर जाके फैसले कर रही है। हम किस तरह इस चीज को कहना शुरू कर दें और उसकी डिस्पेक्ट शुरू कर दें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक्सीड ऑफ अथॉरिटी के अंदर जा रही है। हम किस तरह कहना शुरू कर दें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन इस लेवल तक चली गई है कि जिसके अंदर ईगो वाला मामला भी आ गया है कि हम सुनना भी नहीं चाहते, हम बात भी नहीं करना चाहते, हम बुलाना भी नहीं चाहते, और हम कहते हैं कि आप हमें फैसला जो हमारा इंप्लीमेंट करें। और अच्छा दूसरी हाफिज तरफ साहब, इलेक्शन हाफिज कमीशन साहब ऑफ क्या ये पाकिस्तान सोल्यूशन जो हो है, सकता है, कुछ का टाइम भी कम है, कि एक कंफ्यूजन भी है और डिवीजन भी है, इन दोनों मामला से छुटकारा हासिल करने के लिए कोई एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाए और वहां से ये बात पूछ ली जाए कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी वो नाफुज अमल होगी? जी भट्टी साहब ऑलरेडी मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू का भी मामला पड़ा हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट ने जब फर्स्ट क्लैरिफिकेशन या डिटेल जजमेंट दी तो 7 अगस्त को जो 2 अमेंडमेंट आई थी सेक्शन 66 या सेक्शन 104A के अंदर, वो मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया। यही वो मामला है जिसके अंदर है उसके चीफ जस्टिस जो जा रहे हैं, इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर कहा भाई रिव्यू लगाएं, उन्होंने कहा हम नहीं लगाना, छुट्टियां उसके अंदर आई हुई हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको उस तरफ नजर आ रही हैं जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम और इंस्टीट्यूशन के लिए बेहतर नहीं है। और अल्टीमेटली जब आप हेड ऑन की सिचुएशन के अंदर आएंगे और उस लेवल के अंदर चले जाएंगे तो सिवाय इसके अंदर कंफ्यूजन है और इसके अंदर जो है मुल्क की जो है वो जगहसाई हो रही है। एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। अब अल्टीमेटली आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन की रोशनी में आइंदा 2 से 3 दिनों में क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे मसले से निपटने के लिए क्या आप कोई मुमकिन तौर के ऊपर कोई रास्ता निकाल सकता है, तो वो क्या रास्ता होगा? और अगर सपोज करते हैं आप इस सिनेरियो के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठे हों तो आइन और कानून की रोशनी में आप क्या डिसीजन लेते? देखें आप अगर इस सारी सिचुएशन को देखें तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा होता तो सबसे पहला काम मैं ये करता इलेक्शन कमीशन में, अगर आप इलेक्शन कमीशन में होते सर, इलेक्शन कमीशन में शॉर्ट ऑर्डर ना करता, मैं उसका डिटेल ऑर्डर्स की सारे जजेस को हम रिक्वेस्ट करते कि सर इसका फैसला करें। और अगर फिर रिव्यू आ गया था तो उस रिव्यू का 2, 3, 4 दिन के अंदर फैसला करता। लेकिन अगर उससे पहले भी था तो अगर एक पार्टी हमारे पास आई नहीं है तो एज ए सुप्रीम कोर्ट उसको रिमांड कर दिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पीटीआई जाए, उनकी बात सुनी जाए, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आए और वो हाई कोर्ट से होता हुआ हमारे पास आए, ताकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे काम करना है, हमने अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं निकलना, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे ये आए कि सुप्रीम कोर्ट एज ए पार्टी या पॉलिटिकल फैसिलिटेशन के तौर पे आई है। वो चीजें हो नहीं रही और जिसका रिजल्ट से निकला हुआ है कि मैं आप और सारा मुल्क जो है इस डिलेमा की सिचुएशन के अंदर निकल रहा है कि हम किस तरह इससे बाहर निकलें। बिल्कुल ठीक। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और एक मुल्क के अंदर भी एक हिजान की कैफियत है, इदारे बिल्कुल आमने सामने हैं और कुछ दिन पहले भी आईनी तसादुम की बात होती रही, इदारों के मबैन टकराव हो सकता है। ख्वाजा आसिफ की बहुत क्रिटिकल स्टेटमेंट आई, तहम अब आपने एक वाज़े तो किया, अल्टीमेटली काफ़ी कन्फ्यूजन है मामलात के हवाले से और ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेवल पर ही तय होने। खैर साहब आपने भी गुफ्तगू सुनी हाफिज खान साहब की, ये मामला तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तय करना है और आने वाले दिनों में शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई सरप्राइज़ आ भी जाए, क्योंकि वहाँ पे उनकी लीगल टीम ने ये सजेस्ट किया है कि आप जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसके मुताबिक फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। हुकूमत का हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिसका पॉलिटिकल एंगल है। बिलावल भुट्टो की भी आपने तकरीर सुनी जो सानेकार साज की बरसी के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बहुत वाज़े अंदाज में भी कहा, हाथ जोड़ कर भी कहा और इस वक्त भी आखिरी कोशिश जारी हैं। वो कहते हैं कि नंबर्स पूरे करना मसला नहीं है, एक तो ये बताइएगा क्यों इतने पूरे एतमाद है नंबर्स पूरे होने के हवाले से, और सेकंड वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अक्सरियत से नहीं बल्कि इससे इत्तफाक़ राय से करें और ये कह रहे हैं कि ये वाइनी तरमीम है जो पाकिस्तान के अंदर एक तरीना कायद आज़म का भी एक ख्वाब था, मुतालबा था, फिर बेनज़ीर भुट्टो और उसके बाद मिसाक जमहूरियत का भी हिस्सा था, उसको हमने इत्तफाक़ राय से मुकम्मल करना है। कमेटी के अंदर अनाउंसमेंट हुई, इत्तफाक़ राय हो गया, लेकिन फिर इस वक्त बैठक लगी हुई है मौलाना फजलुर रहमान के घर। मौलाना फजलुर रहमान जिनका सेनेट और कौमी असम्बली में हुजम तो पोलिटिकली बहुत कम है, लेकिन सारी इंपॉर्टेंस उनको क्यों दी जा रही है? अगर इत्तफाक़ी राय कायम करना है तो फिर तो बाकियों मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी अपोजिशन जमात
उनसे तो कोई बराह रास्त बातचीत नहीं कर रहा, सारा फोकस मौलाना फजल रहमान पर क्यों है? भट्टी साहब जो हैं मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, वो निशाना नहीं है इस वक्त। जो निशाना है वो पीटीआई है। अच्छा, ठीक है, मौलाना फजल रहमान बहाना है और निशाना पीटीआई है। ठीक है। ये बात बिलावल भुट्टो साहब ने जो आज कही है वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नंबर्स का कोई इशू नहीं है, क्योंकि माजी में भी भट्टी साहब कानून साजियाँ तो अक्सरियती राय से होती रही हैं। जी। जितनी भी आईनी तरमीम आई हैं उस पे इत्तफाक़ राय से आई हैं। तो अब इनकी कोशिश ये है कि ये इत्तफाक़ राय से तरमीम हों, जिस पर जो पीटीआई के लोग हैं वो भी इसको मान गए हैं, वो भी ये मानते हैं कि ये मसवदा अच्छा है, ये सारी बातें भी वो कर रहे हैं। लेकिन अब वो चाहते हैं कि बानी पीटीआई से हम इसकी हतमी मंजूरी लें। जिसके बानी लिए पीटीआई जो जिस मूड के अंदर हैं, आपको लगता है कि कल अगर बिलावल भुट्टो की कमिटमेंट के ऊपर किसी को ले जाया जाता है वहाँ मुलाकात के लिए, बानी पीटीआई कहेंगे जाएं गवर्नमेंट की तरमीम के ऊपर जाके आप स्टैंप लगाएं? उन्होंने तो अभी कहा है, बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की है कि मैं मुलाकात का कह आया था कि कैदी की मुलाकात करवा दें। पता नहीं वो अभी चले गए हैं या नहीं गए हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन भट्टी साहब मसला ये है, आईनी तरामीम के हवाले से नंबर्स बिल्कुल पूरे हैं। अच्छा, नंबर्स का कोई मसला कोई नहीं इशू नहीं है नंबर्स का। इत्तफाक़ राय की कोशिश की जा साहब, रही है आप उन कि नंबर्स के जरिए तो तरमीम नहीं करना चाह रहे जो आपने कहा जा रहा है कि हुक्मरान जमात ने अगवा कर लिए। आज तो कोई अगवा नहीं अताउर रहमान साहब भी फट पड़े हैं सेनेट इजलास में। मैं कहता हूँ ये सारी कहानियां हैं। जब आपके सामने लोग आएंगे, बट साहब ये शो ऑफ हैंड होना है, आपको पता चलेगा किसने किसको वोट डाला है। ये तो सारी दुनिया देखेगी ना, ये तो कोई प्रेशर नहीं है। वाले भी कह रहे हैं हमारे कुछ अरकान गायब हैं। सर किधर, जब आएंगे कौमी असम्बली में पीटीआई के तो लोग ही काम है ना, वो तो उनके 42 लोग अभी तो आज़ाद हैं भट्टी साहब। वो आज़ाद लोग अपनी ज़मीर की वोट के मुताबिक जहां मर्जी वोट दें, हक हासिल है उनको, ये तो कोई पाबंदी नहीं है किसी पर। लेकिन इत्तफाक़ राय की जो बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी अहम बात की है कि मैं मौलाना फजल रहमान साहब से ये आखिरी बात जाके बात करूंगा कि जो अगर इत्तफाक़ राय पीटीआई करती है तो हम इसको इत्तफाक़ राय से करें, नहीं तो अक्सरियत की बुनियाद पर आप कल देखेंगे, कल सारी दुनिया देखेगी। अगर इत्तफाक़ राय ना हुआ तो आइन तो देता है 2 अक्सरियत से वो मंजूर होने की तरफ हो जाएगी। खान साहब, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह थी कि पार्लिमानी कमेटी से मुतफिका तौर के ऊपर जो आइनी तरमीम का मसवदा था उसके ऊपर इत्तफाक़ राय की बात की गई, लेकिन उसके बाद ये मामला ना काबीना से अप्रूव हो सका और ना सेनेट में टेबल हो सका। अल्टीमेटली कौन से ऐसे क्रिटिकल पॉइंट हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे 26 आईनी तरमीम के ऊपर, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर कोशिश की कि हर सूरत में इत्तफाक़ राय हो और मुल्की तारीख की अहम तरीन आईनी तरमीम को मंजूर करवाने का टारगेट अचीव किया जा सके। लेकिन इस वक्त तक की आने वाली इतलात के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के घर इस वक्त भी एक बड़ी बैठक लगी हुई है और बिलावल भुट्टो जिन्होंने फ्रंट एंड से सारे मामले को लीड किया, लेकिन इत्तफाक़ राय कायम नहीं हो सका। अब उन्होंने बिल आखिर एक आखिरी कोशिश की और हाथ जोड़कर कहा है कि आप इत्तफाक़ राय कर लें, बसूरत दीगर अक्सरियत राय से हम आईनी तरमीम तो कर लेंगे। इस इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद अली मूसा गिलानी साहब। गिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मफाहमत और लोगों को कायल करने के हवाले से तो अपना नाम रखती है। बड़ी बैठक हुई, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान के पास चलकर गए, प्राइम मिनिस्टर गए, चेयरमैन सेनेट गए, बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन मौलाना फजल रहमान मान नहीं रहे। उनको इख्तलाफ है किस पॉइंट के ऊपर, और क्या वाकई जो बिलावल भुट्टो ने पॉइंट आउट किया है कि अगर इत्तफाक़ राय ना हुआ तो नंबर पूरे हैं, हम अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम हर सूरत कर लेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिश की और हमारा इत्तफाक भी हो चुका है साहब से, लेकिन अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जो ये इस तरह क्यों हुआ इस मामले पर, और कौन सा एक पॉइंट, क्योंकि अभी तक हमारे सामने मुसवदा तो कैबिनेट में भी जाना था, लेकिन हमने फिर भी उसको रोक दिया कि मौलाना साहब से एक दफा दोबारा ड्राफ्ट शेयर कर लिया जाए कि इसी पर ही इत्तफाक़ राय हुआ था, और हम तो मौलाना साहब के इत्तफाक़ राय से ही आगे चल रहे थे उसको लेकर। अब नंबर तो हुकूमत के पास पूरे ही थे और हम समझते हैं कि जितनी कंसेंसस जितना बिल्ड हो जाए वो ज्यादा बेहतर होगा इस मुल्क के लिए, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो फिर उसके बाद आईनी तरमीम तो जैसे बिलावल साहब ने कहा कि वो तो हमने लानी ही लानी है, तो उस हिसाब से तो फिर हम, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी तो फिर हम। अच्छा, लेकिन सर जरा ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून जो बेसिकली वफाकी हुकूमत को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, लेकिन इस आईनी तरमीम के मामले के ऊपर
हमें पिछले एक माह के दौरान वाज़ेह तौर पर दिखाई दिया कि नून लीग बैकफुट पर है और फ्रंट फुट के ऊपर पीपल्स पार्टी और बिलखसूस बिलावल भुट्टो ने एफर्ट की। इसकी क्या वजह? हमने फर्द वाहिद की एक्सटेंशन की बात, हमने किसी फर्द वाहिद के हिसाब से अमेंडमेंट नहीं करनी थी, ना हमने कोई एज की लिमिट की बात करनी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक असूली मौक़िफ़ था और वो था आईनी अदालतें, उसके ऊपर हम इसको लेकर चले और उस पर मौलाना साहब ने आईनी बेंच की बात की, जिसके ऊपर जो टॉक्स हुई इन कैमरा से बातें हैं जो मेरे तक भी नहीं पहुंची, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को लेकर ही चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद मुस्लिम लीग नवाज जो थी उनकी कोई एज लिमिट या किसी और का था, उधर से बात तो आगे चली गई, हम वहां पर तो खड़े ही नहीं हुए। उस पर तो पीपल्स पार्टी भी डाउटफुल थी, वो भी नहीं चाह रही थी और मौलाना साहब तो बिल्कुल ही नहीं चाह रहे थे। तो हम उस पर तो एक पेज पर आ गए कि हम किसी को ना कोई एक्सटेंशन हो रही थी, ना किसी की कोई एज रिलैक्सेशन हो रही थी। जो का मामला था वो भी एक ऐसा साफ और शफाफ मामला होगा जो पूरी दुनिया में जो प्रैक्टिस होती है उसके हिसाब से ही हम करेंगे। लेकिन अभी ये जो इतलात आ रही हैं इसकी और रात तक ही इस पर क्लैरिटी हासिल होगी कि इसका क्या किया जाएगा। अच्छा, ये हमें थोड़ा सा बताइएगा, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने इतना इंप्रेसिव रोल प्ले किया लास्ट 1 मंथ के अंदर, शहरी इक़्तिदार में ये बातें ज़बान ज़द आम हैं कि बिलावल भुट्टो जितने मुतहर्रिक हैं उन्हें कहीं से सिग्नल है, कोई क्लैरिटी है कि इसी असम्बली के सेटअप में ही वो वजारत उज़्मा का कलमदान संभाल सकते हैं, जो हालिया दिनों में उनकी एफर्ट सामने आई, उनको कुछ क्लैरिटी है। ऐसी बात है पार्टी के अंदर के कुछ ऐसा नून लीग के साथ तय हो जाए कि शहबाज शरीफ साहब के बाद बिलावल भुट्टो वजारत उज़्मा के ओहदे पर हमें दिखाई दे? नहीं, ऐसी कोई बात पार्टी तक नहीं पहुंची है और ये बात तो बहुत शुरू में भी हुई थी, जिस पर बिलावल साहब ने क्लियर कहा था कि ये मैंडेट जो है उनके पास है, नून लीग के पास, हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम उनको, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, अभी तक शहबाज शरीफ साहब बड़ी अंत तक मेहनत कर रहे हैं, तो हमें ऐसी कोई हमें किसी से ग्रीन सिग्नल नहीं चाहिए, हमें आवाम से ग्रीन सिग्नल जब मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला तब बिलावल साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल जो आने वाले दिनों में है, बिलावल भुट्टो वापस आ रहे हैं, किस हद तक आपको दिखाई देता है कि बिलावल भुट्टो और आपकी दीगर क़यादत मौलाना फजलुर रहमान समेत PTI को कायल कर लेगी कि आइए इस आईनी तरमीम के हक में वोट दीजिए? देखिए, किसी हद तक तो मामला तय हो चुके थे, अब बात कहाँ रुकी है, कहाँ कटी है, वो अब बिलावल साहब मेरा ख्याल है पहुंच गए होंगे और वो इंशाल्लाह ताला, मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब एक बहुत ही सहम वाली शख्सियत है और वो एक बेहतर हल निकाल ही लेंगे इसके अंदर। और हमारी ये उम्मीद है कि ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट ही होगा। PTI भी काफी हद तक, मैं आपको बता दूं कि बेंच की हद तक और तकरीरी की हद तक, अगर हम किसी एक उनको तो वो थोड़े से जरा PTI इस तरह की होती है कि वो किसी के साथ नफरत कर लें तो फिर वो नफरत की इंतहा पे पहुंच जाते हैं और उनसे सेन बात नहीं होती है। लेकिन उनका सिर्फ रुकावट ये होगी कि हम इमरान खान से जाके पूछेंगे। उनके बहुत सारे वकला मेरे साथ टॉक शोज पर भी थे, तो वो सब कहते थे कि आईनी बेंच में तो हम भी मुत्तफिक हैं, इस पर बात हो सकती है। लेकिन उनकी वो सिर्फ मैं ना मानूं वाली बात पर जिद, मुखालफत बराए मुखालफत के चक्कर में अगर उन्होंने किया तो किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी चीजें हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये आईनी निज़ाम के, अदालती निज़ाम के लिए, बहुत इंसाफ के निज़ाम के लिए भी ये बहुत एक बेहतर चीज होगी। फास्ट ट्रैक पे पहुंच जाएंगी चीजें। जो बहुत सारे केसेस अटके हुए हैं उन लोगों के, गरीबों के, जो अपनी जायदाद बेचकर आते हैं, मुल्तान से बंदा चलता है गाय भैंस बेचकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है कोई अपनी 50 साल रियासत के चक्रों में, तो बेचारा, उसको पता लगता है कि उसका बेंच ही फिक्स नहीं हुआ, वो मुलतवी हो गया केस, तो वो बेचारा क्या करेगा। लेकिन रात को किसी बांध का शिकार बेंच लग जाएगा और वो बेचारा जो पिछले 50 साल से लड़ रहा है उसका नहीं, इसी ये जो आप वजूहात बयान कर रहे हैं अली मूसा गिलानी साहब, इसी वजह से तो जो आईनी अदालत बनाई जा रही है ताकि जो लोग सफ़र न करें, वो उनके जो केसेस हैं फौजदारी और दीवानी केसेस जो साल साल चलते रहते हैं वो सुने जाएँ। आप ये बताएं कि आज भी बड़ी तैयारी थी, जब आईनी कमेटी ने मंजूरी भी दे दी थी, तमाम अरकान असम्बली भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, सेनेट के अरकान भी मौजूद हैं, तो फिर ये कैबिनेट में जब मसवदा गया तो वहाँ फिर आज वो मंजूर क्यों नहीं हुआ? कल के इजलास पे चला गया, फिर सेनेट का इजलास भी मुलतवी हो गया। अब इसमें बुनियादी रुकावट कहाँ है? हमने कैबिनेट से इसलिए मंजूर नहीं हुआ क्योंकि कैबिनेट में हम इसे कंसेंसस डॉक्यूमेंट एटलीस्ट कुछ पार्टीज के साथ तो मिलकर करना चाह रहे थे। अगर वो कैबिनेट से मसवदा मंजूर हो जाता और उसमें कोई और, मिसाल के तौर पर मौलाना साहब या तहरीक इंसाफ चेंजेस लाना चाहती तो फिर वो दोबारा कैबिनेट में आता। हम चाह रहे हैं कि हम एक ही जो मसवदा है
जो बिल है उसी को मंजूर कराएं कैबिनेट से, उसको दोबारा अगर पार्लिमानी कमेटी सुबह बैठती है तो उसको दोबारा वहां पर ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये समझते हैं कि कल तक ये मामला या परसों एक दो रोज में ये मामला खत्म हो जाएगा या अभी लंबा चलने का इम्कान है इसका? ये मामला अगले हफ्ते तक कंप्लीट हो जाएगा, ये मंडे ट्यूसडे तक इसको ये किसी रास्ते की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल सही। अली मूसा गिलानी साहब, ये बताइएगा, बानी पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड जो हम सबके सामने है, आपको लगता है जब पीटीआई की क़यादत उनसे मिलेगी और जो हुकूमत की आईनी तरमीम कब तक हम सवदा सामने आए हैं, वो कह सकते हैं एक पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा करते हुए कि पहली मरतबा एक बड़ी डेवलपमेंट होगी और उनके लिए भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि ठीक है कुछ इसकी नोक पलक मजीद बेहतर बनाई और आईनी तरमीम का साथ दें, या लगता है कि अभी भी वो हठधर्मी का मुजाहरा करेंगे कि नहीं हम तो सारे फैसले या तो हम करेंगे सड़कों पर या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मखसूस बेंच है उनके जरिए से हम सारे अपने फैसले करवाएंगे? क्या लगता है आपको? इमरान खान जब तक वजीर आजम खुद अपने आप को कुर्सी पे नहीं बिठाएगा वो तब तक उससे नीचे किसी चीज पर बात नहीं करेगा। वो अपनी पार्टी में वो अपनी पार्टी की हुकूमत भी तस्लीम नहीं करेगा जब तक उस हुकूमत का वजीर आजम इमरान खान खुद ना हो। ये बात तो आप बिल्कुल क्लियर रोजे रोशन की तरह आया समझ लें कि इमरान खान एनीथिंग लेस देन हिम, उस पर वो शख्स कोई बात नहीं करेगा, चाहे आप उसकी औलाद को उसके सामने खड़ा कर देंगे वो उनको भी इग्नोर कर देगा और वो शख्स जो है वो अपनी जात से बाहर निकल ही नहीं सकता। एनीथिंग लेस देन हिम बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, ही विल नॉट एक्सेप्ट दैट। चाहे वो इस मुल्क की अरबों आवाम की, करोड़ों आवाम का जितना मर्जी मफाद में कोई चीज क्यों ना हो, उसकी जात सबसे पहले आएगी, तो वो तो हो ही नहीं सकता। बड़ा मुश्किल है। डेफिनेटली एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। आज सानह कारसाज की 17वीं बरसी थी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान पहुंची थी 8 साल की जलावतनी के बाद, तो एक मंशूर, एक अज़्म और एक हौसले के साथ पहुंची थी। आप समझते हैं कि जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, किसी खतरे के सामने उन्होंने सरेंडर नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें बिलखसूस जो मिसाक जमहूरियत पर जिन्होंने दस्तखत किए थे, उनके उस मंशूर और उनके उस हदफ को हासिल करने के लिए उन्होंने किस हद तक आगे का सफ़र शुरू किया, और क्या अभी भी इस हवाले से जमहूरियत की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती और आमरीत का मुकम्मल रास्ता रोकने के लिए अभी भी सफ़र तय करना कुछ बाकी है? क्या देखते हैं आप? बहुत सारा सफ़र तय करना बाकी है। अभी तो इसके इम्तिहान और भी हैं। यहाँ पर हम बहुत आगे जा चुके थे, पर उसके बाद एक 9 मई का वाक़या हुआ, जिसके बाद फिर से वो कुव्वतें जिनको अपने अपनी डोमेन में आ गए, हम उनकी डोमेन में जाकर अगर उनको छेड़ेंगे तो फिर तो वो आएंगे ही आएंगे आपकी डोमेन में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने बहुत कुछ कर दिया जी, लेकिन फिर हम उसी स्पीड में वापस भी आते हैं। इसीलिए तो पीपल्स पार्टी इसकी जिद्दोजहद करती रहेगी। इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अभी जो खास तौर पर जो दहशतगर्दी है जिसके खिलाफ आवाज थी, जुडिशियल रिफॉर्म्स थे, इस सब की बात जो है ये तहरीक इंसाफ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो करती रहेगी। और हम चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ भी इसके अंदर हमारा साथ दे और एक कंसेंसस में इमरान खान साहब जो ये बाहर लाना चाहते हैं वो बाहर भी तब तक नहीं आएंगे जब तक कि वो बैठकर कोई बात नहीं करेंगे या कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे पॉलिटिकल लोगों के साथ। अली मूसा गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ज़रूरत इसी चीज़ की है कि जहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था, उसी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए दीगर सियासी जमातें भी मुतहर्रिक हैं, कोशिश कर रही हैं। तो आज पीटीआई के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो बैठे और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, बेहतरीन अदालती इस्लाहात के लिए अपना किरदार अदा करे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।